भारतीय जनता पार्टी जैसे चाल चरित्र और चेहरा वाली पार्टी में भी एक दादा है। चंद्रकांत दादा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। दादा, नवभारत वेबिनार में मैं आपका स्वागत करता हूं। मुंबई सहित महाराष्ट्र और पूरे देश में अनलॉक 1 शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसे लगने लगा है कि हम इस पर विजय की ओर बढ़ रहे हैं। परंतु चुनौतियां कम नहीं है। कोरोना के बाद जो आर्थिक परेशानी आने वाली है या शुरू हो चुकी है, वो बहुत बड़ी चुनौती है। पाटिल साहब से हम इन सवालों का जवाब जानना चाहेंगे, लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रकांत पाटिल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बीजेपी की छात्र यूनिट एबीवीपी से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले पाटिल साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ आरएसएस के भी पसंदीदा नेता हैं। बस वर्ष 2014 से 2019 तक यूपी सरकार में सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित कईयों विभागों के मंत्रियों के रूप में आपकी अलग पहचान बनी। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के बाद आप मंत्रिमंडल में दूसरे स्थान पर थे। एक तरह से आपको सरकार का संकट मोचक माना जाता था। आप सरकार के संकट मोचक के साथ साथ जब भी शिवसेना या विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी के अंदर से सरकार विरोधी आवाज उठी, उसको आपने सफलतापूर्वक समाधान निकाला। देवेंद्र जी और आपके नेतृत्व में बीजेपी 2019 में सरकार बनाने वाली थी। आप लोग चुनाव जीत गए थे, लेकिन राजनीति का ऐसा चक्र घूमा जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी महाराष्ट्र जैसे एक महत्वपूर्ण राज्य से सत्ता गंवा बैठी। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कहाँ गलती हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन तमाम सवालों का जवाब पाटिल साहब से हम पूछेंगे, लेकिन इसके पहले हम कोविड की चुनौतियों पर पाटिल साहब का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। पाटिल साहब, आज की चर्चा में हमारे साथ नवभारत मुंबई के प्रेसिडेंट श्री श्रीनिवास राव जी भी हैं। उनके भी कुछ सवाल होंगे, वो कुछ हम सवाल करें और वो कुछ सवाल करें। उसके पहले मैं आपसे व्यक्तिगत जानना चाहता हूं कि कोविड, प्री कोविड और पोस्ट कोविड, जो सरकार, आम जनता, राजनीति, इन पर जो चुनौतियां जो सामने आई हुई है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? और दादा, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि ये चूंकि हिंदी का प्लेटफॉर्म है और हमारा मराठी का भी नवराष्ट्र दैनिक अखबार है, तो आप अपना व्यूज मराठी में देंगे तो अच्छा है, बाद में हम सवाल जवाब हिंदी में करेंगे। अच्छा, मी सुरुवातीला नवभारतचे खूप आभार मानतो की ज्यांनी मला त्यांच्या या फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर हिंदी भाषिकांमध्ये भारतीय जनता पार्टीने केलेल्या ऍक्टिव्हिटी फार कमी पोचतात, त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा योग मला झाला, त्याबद्दल मी खूप आभार मानतो। कोरोनाची सुरुवात संपूर्ण जगामध्ये साधारणतः डिसेंबर जानेवारी जरी झाली तरी आपल्या देशामध्ये पहिला पेशंट हा 9 मार्चला मिळाला आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रामध्ये पहिला पेशंट हा 19-20 मार्चच्या आसपास पुण्यामध्ये मिळाला। त्यावेळेला असं वाटत होतं की ह्या संकटातून बाहेर पडण्याची आपल्याला फार अडचण येणार नाही आणि मोदीजींनी बाकीच्या जगातल्या देशांचा विचार करता वेळेत लॉकडाऊन घोषित केला, कारण जोपर्यंत याच्यावर औषध सापडत नाही तोपर्यंत लॉकडाऊन, बाहेर न पडणं, काळजी घेणं, सोशल डिस्टन्सिंग हेच त्याचं औषध होतं आणि आजही आहे, कारण अजूनही औषध सापडलेलं नाही। मला असं वाटतं की मोदीजींच्या ह्या स्टेपमुळे आपण खूपच वाचलो, कारण एक आकडेवारी मी आपल्याला सांगतो की ज्या देशांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे अशा 14 देशांची पॉप्युलेशनची टोटल लोकसंख्येची टोटल आणि आपली लोकसंख्या 1 आहे। असं असताना त्या 14 देशांमध्ये आपल्या 22.5 पटीने पूर्ण जास्त, त्या 14 देशांमध्ये आपल्यापेक्षा 5.2 पटीने मृत्यू जास्त आहे। त्यामुळे हे नक्कीच म्हणता येईल की लॉकडाऊनमुळे आपण जे घरी राहिलो, कारण त्यातलं सायन्स सांगण्याचा हा प्रसंग नाही, पण एक कोरोना हा 32 वेळा 3200 पट होतो, त्याचे 3200 कोरोना होतात आणि ते 3200 कोरोना होत असताना लोक त्याच्या तावडीत सापडले नाहीत, ते घरात सुरक्षित राहिले। त्याच्यामुळे त्याचं जे वाढणं आहे, त्याची जी चेन आहे ती खंडित करण्यामध्ये आपण यशस्वी झालो
आता तरीही संख्या आपली जी आहे ती जगामध्ये आता 4थ्या नंबरवर आहे. त्याचं जे मुख्य कारण जे आहे ते मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आपली लोकसंख्या, आणि तो मुळात देशामध्ये 7.5 लाख गावं असतील तर त्याच्यातल्या सगळ्या म्हणून एक 100 शहरांमध्ये जास्त आहे की ज्या शहरांमध्ये दाटीवाटीने राहणारे लोक. याचं प्रमाण जास्त आहे. आता मी कालची रात्रीची उशिराची आकडेवारी सांगायचं तर टोटल 1,01,500 आणि संपूर्ण देशामध्ये हे साधारणतः 3 लाखाच्या आसपास झाले. तर ही जवळजवळ संख्या 30% आहे. म्हणजे भारताचा नंबर कोरोना पेशंट जास्त सापडण्यामध्ये वर नेण्यामध्ये महाराष्ट्राचा सहभाग मोठा राहिला. याच्यामध्ये मी दोष कोणाला देत नाही असं म्हणत असताना कोरोना संक्रमित होणं हे काही कोणाच्या हातात नव्हतं, पण कोरोनाचं संक्रमण रोखणं हे हातात होतं. म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्टीमध्ये हा संक्रमित होऊ शकतो, तर त्या ठिकाणी काही काळजी घेण्याची आवश्यकता होती. प्रामुख्याने काळजी घेतली पाहिजे होती ती कॉमन संडासची घ्यायला. कॉमन टॉयलेट मधून हा झोपडपट्ट्यांमध्ये जास्त वाढला. क्रमांक 1, टेम्पररी टॉयलेट्स निर्माण करायला पाहिजे होती, जास्त टॉयलेट्स निर्माण करायला होती. एक त्याहीपेक्षा अबाव 60च्या लोकांना हा जास्त लवकर पकडतो. त्यामुळे ह्या झोपडपट्ट्यांमधल्या अबाव 60 लोकांना कोरोनाची लक्षणं नसतानाही वृद्धाश्रमासारखं कुठेतरी लगेच शिफ्ट करायला पाहिजे होतं, म्हणजे त्यांच्यामध्ये हा संसर्ग जास्त झाला नसता. थर्ड थिंग म्हणजे मॅन टू मॅन चेकिंग करायला पाहिजे. चेकिंग कसं झालं? तुमच्या घरात किती माणसं? 5 माणसं. कोणी आजारी आहे का? नाही. चला पुढे. RSSने जे केलं की प्रत्येक घरातल्या प्रत्येक माणसाला फिजिकल चेक केलं. म्हणजे एक त्यातलं सॅम्पल सांगायचं झालं तर एका वस्तीमध्ये 25,000 लोक राहतात. त्या 25,000 लोक वस्तीतल्या प्रत्येक माणसाला त्यांनी चेक केल्यानंतर सगळे मिळून 135 लोक सस्पिशियस निघाले की यांची टेस्ट करा, आणि त्या टेस्ट नंतर त्याच्यामधले 16 जण कोरोना पॉझिटिव्ह सापडले. अशा प्रकारे जर मुंबईच्या सगळ्या झोपडपट्ट्या मॅन टू मॅन स्क्रीनिंग केलं असतं तर त्यांच्यामधला जो कॅरियर आहे तो सिरियस स्टेजला येईपर्यंत थांबावं लागलं नसतं. पण त्यामुळे कोरोना पूर्व स्थिती जी होती किंवा आपण कंट्रोल करू शकू, त्याच्यामध्ये आता असं दिसतंय की महाराष्ट्रापुरतं आपण थोडस स्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे. एक मुद्दा म्हणून मी माझं बोलणं संपवतो. तो मुद्दा असा आहे की कोरोनाचे पेशंट सापडण्या याच्यात कंट्रोल करता आलं असतं त्याची मी मांडणी केली, पण त्याहीपेक्षा त्याची जी आरोग्य व्यवस्था आहे ती जर आपण नीट करू शकलो असतो तर मला असं वाटतं की ह्याचा त्रास इतका राहिला नसता. मुंबईमध्ये बाबा मागवले की लगेच अँब्युलन्स मिळते, मग लोकांना काही त्रास वाटला नसता. मुंबईमध्ये लगेचच ऍडमिट होते, मग लोकांना त्रास वाटला नसता. त्यातून डेथ झाली तर डेड बॉडी लगेच मिळते, मग लोकांना त्रास वाटला नसता. स्मशानभूमीमध्ये सुद्धा त्या सगळ्या इलेक्ट्रिक दाहिन्या ज्या आहेत त्या बिघडल्या आणि त्याच्या रांगच्या रांग लागली लोक अंत्यसंस्कार करण्यासाठी. हे कसलं प्रशासन? 60,000 कोटीच्या डिपॉझिट्स आज मुंबई महानगरपालिकेत आहेत. 10,000 अँब्युलन्स घेऊन टाकायला पाहिजे विकत, आणि 10,000 संस्थांना असं म्हटलं पाहिजे की कोरोना आटोपल्यानंतर आम्ही तुम्हाला हे भेट देणार. 1 वर्षाचा ऍडव्हान्स पगार आपण करायला पाहिजे, आणि 10,000 अँब्युलन्स रांगेन उभा केला पाहिजे होता. 8-8, 9-9 तास लोकांना अँब्युलन्स मिळाले, लोक वाटेत मृत्युमुखी पडले. प्रायव्हेट बेड मुंबईमध्ये 50,000. ते सगळे 1,00,000, 1,25,000, 1,50,000 रेट निगोशिएट करून बुक करून टाकायला पाहिजे. म्हणजे मग तुमच्यावर बर्डन झालं नसतं ना. त्या हॉस्पिटलमध्ये पाठवलं की तुमचं काम झालं. तुम्ही फक्त पर पेशंटचा मला दिला द्यायचं. तुम्ही शांत राहिलात आधी महानगरपालिकेच्या आणि सरकारी हॉस्पिटलमध्ये यांच्यावर उपचार करत राहिलात, आणि एका स्टेजला ही संख्या वाढत राहिल्यानंतर मग तुम्ही प्रायव्हेट हॉस्पिटल घ्या. तोपर्यंत प्रायव्हेट हॉस्पिटलनी हॉस्पिटल बंद करून टाकले. त्यामुळे हॉस्पिटल्स या विषयामध्ये जर सोपेपणा राहिला असता की इमिजिएट, कारण शेवटी हे लक्षात आलंच आहे ना की महाराष्ट्रामध्ये 1,01,000 पैकी 48,000 बरे झाले. त्याच्यात बरे होण्याचं प्रमाण चांगलं आहे. जर सुविधा नीट मिळाली असते, आरोग्य सुविधा, तर हे संकट फार वाटलं नसतं. दादा, मैं अभी कुछ सवाल जवाब करूं इसके पहले अपने साथ हमारे मुंबई के प्रेसिडेंट श्रीनिवास जी हैं, वो कुछ उनके सवाल है वो कुछ पूछना चाहते हैं. श्रीनिवास जी. दादा, ये जो इकोनॉमिक चैलेंज जो अभी महाराष्ट्र फेस करने वाला है पोस्ट कोविड, ये और क्योंकि हम इतने बड़े प्रोग्रेसिव और इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाने चाहिए ताकि ये इकोनॉमिकली हम इस पूरे क्राइसिस से बाहर निकल सकें? ऐसा है कि केंद्र ने जो पहले 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया, जिस पैकेज में से 28,000 करोड़, एग्जैक्टली बताना है तो 28,000 करोड़ रुपए अलग अलग मार्गों से, 28,104 करोड़ अलग अलग मार्गों से मिले, जिसमें अनाज है, जिसमें
अन्य प्रांतों के मजदूर जो रहे उनकी व्यवस्था करने के लिए पैसे है, उसमें जनधन अकाउंट में पैसे देना, दिव्यांग और ज्येष्ठ नागरिकों के अकाउंट में पैसे देना, बड़ी बड़ी लिस्ट है। तो यह बड़ा पोर्शन केंद्र ने किया। अभी जो 20,97,000 करोड़, 20 लाख करोड़ क्यों बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, वो 21 लाख करोड़ है, उसमें भी यदि ठीक मेहनत ली तो अपने को 78,500 करोड़ रुपया अपने अलग अलग घटकों को लाभ मिलेंगे। हाँ, समझो उसमें किसानों को दिया है, तो क्या वो किसानों को दिया है वो महाराष्ट्र छोड़कर दिया है क्या? तो उसमें से महाराष्ट्र के किसानों को मिलेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए है, टोटल देश में 12 करोड़ रोजगार ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्रिएट होते हैं। उस 12 करोड़ जॉब्स जिसमें से क्रिएट होते हैं उसके लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज है। तो क्या महाराष्ट्र छोड़कर जाने वाला है क्या? महाराष्ट्र मिलेगा। परसों की फिगर ऐसे है कि महाराष्ट्र में अब तक 6,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोगों ने, उनको जो फैसिलिटी मिली 20% ज्यादा लोन विदाउट मॉर्गेज, उसका 6,000 लोगों ने लाभ लिया। उसमें से 716 करोड़ रुपए बांटे गए बैंकों से। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी पहले तो कुछ योजना बनानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे कोरोना में अपनी कुछ योजना ही नहीं बनाई। अन्य राज्यों से लोग यहाँ मजदूर के रूप में रहे, उनके निवारा के लिए केंद्र ने पैसा, केंद्र ने यह कहा उनकी रहने की व्यवस्था करनी है, 3 समय का खाना देना है। इन्होंने कुछ 3 समय का खाना पीना कुछ दिया है। इन्होंने सारे एनजीओ को काम में लगाया, तो पैसा कहाँ गया? तो केंद्र सरकार ने जो पैकेज दिया, हर महिला के अकाउंट में 500 रुपए डालेंगे, उज्ज्वला गैस वाले को 3 महीने गैस सिलेंडर फ्री देंगे, 3 गैस सिलेंडर, फिर वो इतना दिया। राज्य ने क्या दिया? यूपी गवर्नमेंट ने मोदी जी का पैकेज आने के पहले 1 करोड़ 10 लाख लोगों के अकाउंट में 1,000 रुपए डाला। कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऐसे जो मजदूर लोग हैं, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, उनको या सलून में काम करने वाले, उनको 5,000 रुपए दिया। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहला यह तय करना चाहिए कि केंद्र से आने वाला पैकेज है उसमें एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव रचना बिठाए, क्योंकि सारे पैकेजेस ये इम्प्लीमेंटेशन ठीक न होने के कारण फोकट जाते हैं, पैसा पड़ा रहता है। तो एक रचना लगाना चाहिए और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना एक पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए। समझो केंद्र सरकार ने ये डिक्लेयर किया है कि 10,000 रुपए हम ठेले वाले को विदाउट मॉर्गेज देंगे और उसका इंटरेस्ट रेट भी सस्ता रहेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहना चाहिए कि चलो 10,000 रुपए हम भी जोड़े, तो 20,000 रुपए ठेले वाले को मिल जाए। महाराष्ट्र सरकार ये कहे कि हमारा 10,000 विदाउट इंटरेस्ट का हो, कितना पैसा जाने वाला है? तो मुझे लगता है कि यदि फिर से एक बार अन्य राज्यों में गए हुए मजदूर आने हैं तो पहले तो उनके बारे में एक सकारात्मक भूमिका रखनी चाहिए। हमेशा महाराष्ट्र में आज जो सरकार है उस सरकार का, यानी राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय और शिवसेना का, प्रमुख रूप से शिवसेना का रुख अन्य प्रांतों के मजदूरों के बारे में ये तो हमारे सर पर आकर बैठे, ऐसा रहता है। अरे इन्होंने तो राज्य बनाया ना, और ये तो मान्य है कि स्थानीय रोजगार, स्थानीय तरुणों को 80% जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन रिक्शा वाले में क्या 80% करने वाले हो क्या? टैक्सी वाले में 80% करने वाले हो क्या? जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें 80% स्थानीय लोगों को मिलते हैं, वो कानूनी है। तो बाकी रोजगारों में यदि वो आकर किसी का रोजगार छीनते नहीं तो उनको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ रहने से ही महाराष्ट्र निर्माण होने में उनका बड़ा रोल है। तो महाराष्ट्र सरकार ने फिर से एक बार सारे उद्योग, और शब्द नहीं आए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी ये निर्णय किया कि हमारे लोग क्यों अन्य राज्यों में जाए, हम यहाँ ही उनको रोजगार क्रिएट करें। तो नहीं आए तो लोकल लोगों को स्किल डेवलपमेंट देकर तैयार करना पड़ेगा, वर्क कल्चर तैयार करना पड़ेगा। हाँ, कोई एक व्यक्ति अपना पत्नी और पूरा घरदार यूपी में, बिहार में छोड़कर 14-14 घंटा काम करता है, और आपका व्यक्ति 6 घंटे के बाद कहेगा चलो छुट्टी करो मुझे जाना है, तो इसको कहते हैं वर्क कल्चर। तो वर्क कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो हम ये मानते हैं कि ठीक है, अन्य राज्यों के लोग आएंगे नहीं आएंगे, अपने लोग महाराष्ट्र के खड़े करो, स्किल डेवलपमेंट में दो उनको, उनके वर्क कल्चर डेवलप करो। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं का एक पैकेज करना पड़ेगा और केंद्र के पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। पांडे जी, आपको दादा, आपने कोविड के बारे में और सरकार कैसे फ्लोर रही इसके बारे में विस्तार से अपनी जानकारी दी, लेकिन मैं विशेष तौर पर मुख्यमंत्री के बारे में जानना चाहता हूँ कि एक हिंदी में कहावत है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। एक तो ठाकरे परिवार कभी सीधे सत्ता में रहा नहीं, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते रहे। पहली बार उद्धव ठाकरे सरकार में गए और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे, और सरकार बनाने के 6 महीने के अंदर इतना बड़ा महामारी का सामना करना पड़ा।
आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे व्यक्तिगत तौर पर या एज ए मुख्यमंत्री कहाँ फेल हो गए? नहीं, सबसे महत्व की बात, उन्होंने अपना जो एक संगठन के प्रमुख नेता, संगठन का मुखिया, इस रोल से बाहर निकलना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब इस आयु में एडमिनिस्ट्रेशन सीखना, वो कभी कॉर्पोरेटर भी नहीं बने ना। कॉर्पोरेटर सबसे अच्छा प्रशासन जानता है, क्योंकि हर रोज लोग उसके पास जाते हैं। नल टूटा है और टॉयलेट में गंदगी है, ये सारे प्रश्न सुलझाते कॉर्पोरेट बनता है, फिर सरकार में जाता है। तो ऐसे इनके स्टेप बाय स्टेप सीएम बनना, यह उनका प्रवास नहीं हुआ। और इस आयु में और तबीयत में भी कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे बोलते हैं, हमको मालूम नहीं कि प्रॉब्लम है। तो इस आयु में उन्होंने किसी और नेता को, समझो उनको बीजेपी को धोखा देना था तो शिवसेना का मुख्यमंत्री करना करे, लेकिन ऐसे एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, रामदास कदम, दिवाकर रावते, ऐसे जो सालों से चुनकर आते हैं, सरकार में भी रहे, 95 to 99 में रामदास कदम रहे, दिवाकर रावते रहे, सुभाष देसाई रहे, ऐसे लोगों में से किसी को सीएम करना चाहिए, या बने तो फिर एक दृष्टि से लिबरल रहना था। भाई आपको क्या लगता है, चलो आप पर मैं सौंपता हूं, आप करो। ये किसी पर सौंपता नहीं, ये बहुत बड़े ओवर कॉशियस है, किसी भी निर्णय की फाइल पर साइन करते नहीं है। मराठी में इसको कहते हैं हेकट, हिंदी में क्या कहेंगे मुझे ध्यान में नहीं आता, लेकिन रिजिड। और रिजिडिटी किसके कारण है, तो उनका कुछ थिंकिंग नहीं किसी विषय पर, और फिर उनको ऐसा लगता है कि ये सामने जो प्रस्ताव आया है इसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। तो तबीयत के लिए हमेशा डरना, फिर निर्णयों के बारे में हमेशा डरना। तो महाराष्ट्र में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहेगा ना, कभी सूखा आएगा, कभी बाढ़ आएगी, होना है, ये कोई अपने हाथ में नहीं है। ऐसे सारे विषय में व्यक्ति बहुत फ्लेक्सिबल चाहिए, ऑन स्पॉट निर्णय करना चाहिए, और निर्णय करने के लिए उनकी एक दृष्टि चाहिए, विजन चाहिए। वो उद्धव जी के पास नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, उनको किसी ने सिखाया नहीं। हाँ समझो वो ऐसे कहते हैं कि भाई आदित्य ठाकरे को अभी से मैं राजकारण में देता हूँ, ऐसे ऐसे वो सीखे, तो वो ऐसे ऐसे सीखेगा ना। अभी वो विधानसभा सदस्य भी बन गया। तो बहुत बड़ी गलती उन्होंने की कि वो स्वयं मुख्यमंत्री बने, और अब यह स्थिति आई है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे चलाए, और उनके सारे सहयोगी उनकी मजा देख रहे हैं कि कैसा इसको एक बार सबक सिखाए। ये सीधा सीधा अर्थ सामान्य आदमी भी निकाल सकता है कि अदरवाइज शरद पवार भी एक बहुत अच्छे प्रशासक है, उन्होंने इनफॉर्मली मीटिंग बार बार लेनी चाहिए, सजेशन करने चाहिए, मॉनिटर करने चाहिए। अजित पवार अच्छे प्रशासक है, जयंत पाटिल अच्छे प्रशासक है, वो अशोक चौहान मुख्यमंत्री रहे। तो वो कोई सामने नहीं आ रहा है, इसका कारण वो मजा देख रहे हैं, या उद्धव जी को किसी को इन्वॉल्व नहीं करना। तो दादा मैं क्या मानूं कि आपका ऐसा कहना है कि उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना एक बहुत बड़ी गलती थी? उद्धव जी का मुख्यमंत्री बनना ये बहुत बड़ी गलती थी। उसको सुधारने का उनको मौका था। उन्होंने जैसे थोड़ा अलग उदाहरण है कि पंतप्रधान जी देवेगौड़ा बने, तो फिर उन्होंने हिंदी टीचर हिंदी सिखाने के लिए लगाया। हिंदी सीखे कि नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन हिंदी सिखाने के लिए कि भाई अपना देश चलाने तो आपको हिंदी आनी चाहिए। ऐसे उद्धव जी ने जो मुख्यमंत्री अब बने ही है, तो सारी टर्मिनोलॉजी समझना। मैं बहुत मजाक से कहता हूँ, मेरे उनकी मित्रता इसलिए कहता हूँ, मुझे कुछ उनको जलील करना नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि एकड़ और हेक्टर का फर्क एक बार उद्धव जी हमको बताए। या अभी तूफान आया है कोकण में, तो आप निकले हेक्टर प्रति हेक्टर पैसा देना, अरे प्रति हेक्टर कैसे चलेगा? वहां के किसान 5 गुंठे 10 गुंठे वाले हैं, और आपने हेक्टर में 50,000 भी दिया तो उसको मिलेगा 5,000 रुपए, क्योंकि प्रति गुंठा आता है 500 रुपए। तो प्रति पेड़ देना चाहिए, क्योंकि पेड़ फल देने तक 10 साल होते हैं, और उसके बाद 10 साल वो फल देता है। अब वो फल देने का जो पेड़ था वो गिरा, 10 साल का नुकसान हुआ, तो उसके आधार पर नुकसान भरपाई देनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी है वो उनको ध्यान में नहीं आती कि बांधा और खेत के बांध पर जाकर लोगों को बीज देना है। तो उन्होंने परसों भाषण में करते करते बंधारे पर कहा, भाई बंधारा
यानी नदी में एक बनाते हैं, बांध यानी खेती में बनाते हैं। गलती से हुआ तो गलती से तभी होता है कि जब इसका फर्क ही ध्यान में नहीं आता। इसलिए उन्होंने एक तो सीखना चाहिए था या उन्होंने बनना नहीं चाहिए। मैं कुछ राजनीतिक सवालों करूं उसके पहले मैं, जैसे आपने कहा कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने बहुत ही अच्छा काम किया, और हम लोग ने भी देखा कि मुंबई शहर के गलियों में जहां लोग जाने से डरते थे वहां संघ के कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों को जांच करते थे, जिनको जैसी मदद चाहिए थे मदद की थी। तो मैं आपको जानना चाहता हूँ, और हमारे हिंदी के रीडर और हिंदी के दर्शक, उनको आप बताइए कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मदद के तौर पर किस तरह से काम किया और संघ ने कैसे काम किया, कैसा आप लोगों का कोऑर्डिनेशन रहा? इसमें सबसे ज्यादा गुण मार्क्स देने चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अलग अलग संगठनों को। सेवा विभाग में काम करने वाले संगठनों, मुंबई में निरामय, फिर पुणे में जन कल्याण, तो उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं की तबीयत की भी चिंता नहीं की। काफी कार्यकर्ता इस मिशन में कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया तो घर घर में जाकर स्क्रीनिंग किया, जिस स्क्रीनिंग से बहुत जल्दी पेशेंट ध्यान में आए। सेकंड थिंग, मुंबई में लगातार 1.5-2 महीने रोज 1.5 लाख फूड पैकेट बनाते रहे। बीजेपी ने भी इसमें बहुत सहयोग दिया। बीजेपी ने कुल मिलाकर जिसको खाना बोले ऐसे पैकेज 2 करोड़ 87 लाख 84,625 2 करोड़ 87 लाख 84,625 फूड पैकेट बांटे गत 3 महीने में। फिर 10-15 दिन के लिए घर का खाना बन सके इसके लिए जो पैक है ग्रोसरी पैक, वो 40,15,403 लोगों को दिया, 40,15,400 थी। फिर ये विषय आया है कि अब फेस पर कवर ये अब अपना जिंदगी का हिस्सा बनेगा। किसी में रुमाल चाहिए तो यहाँ फेस कवर चाहिए, तो और साल 2 साल ही चलेगा, तो 67 लाख फेस कवर अभी तक बांटे। इस प्रकार से मोटा मोटा काम जो हुआ, उसके अलावा बड़े पैमाने पर अब सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। कॉलोनीज के गेट पर सैनिटाइजर स्टैंड दिए गए, जिस सैनिटाइजर स्टैंड में पाव से ही होता है स्टैंड का दबाने के बाद। फिर उसी कॉलोनी के पशुओं को वो गन दी गई टेम्परेचर चेक करने के लिए। नहीं, या परसों मेरे जन्मदिन पर संकल्प ये किया है कि डिजिटल थर्मामीटर जो घर में, वो डिजिटल थर्मामीटर, और हर रोज अभी टेम्परेचर, यही तो फर्स्ट उसकी साइन है ना कि टेम्परेचर है तो कोरोना की संभावना शुरू होती है। तो हमने 1 लाख थर्मामीटर देने का हुई। काफी सेवा काम संघ की ओर से, विशेष रूप से जब तक मजदूर अपने अपने राज्यों में नहीं गए तब तक उन सबका खाने का बंदोबस्त बड़े पैमाने, जब नहीं तो जाते वक्त की व्यवस्था, यानी पुणे से एक ट्रेन कश्मीर के लिए निकली तो हर एक को 3-4 माध्यमों से इतना दिया गया तो सदगरित हो गए कि भाई उसमें से कश्मीर जाने वाले मुस्लिम स्टूडेंट है तो उनको खजूर के पैकेज दिए गए। एक हॉस्पिटल ने हर 1400 लोगों को एक आयुर्वेदिक, पुणे से बस तो हमारी असम में गई कि जो 6 दिन प्रवास करके जाने वाली थी, तो हमने उस बस में गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा भी दे दिया, और ताकि वो बीच बीच में रुककर थोड़ा खाना भी पकाने वाले थे और खूब बाकी खाना भी दिया। तो ऐसा ये बड़ा संकट है, और ये कोई हमने जिसको कहे कि कोई सराहना कर इसके लिए नहीं किया। ये समाज अपना है, ये संकट में है, इसलिए उसमें जो लगे वो करना चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर्स खूब जगह चल रहे हैं कि जो संघ और बीजेपी ने अपने जिम्मे लिए हैं। आपने बताया कि ये कोरोना के दौरान आपके संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता मतलब लगे रहे और कई लोग संक्रमित हुए। मेरी जानकारी के अनुसार मुंबई में 5 से 6 लोग कार्यकर्ता आपके ऐसे हैं जो इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई, और भारतीय जनता पार्टी मुंबई और प्रदेश ने उनको 5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को देने का, और उनके परिवार के भरण पोषण के लिए एक सांसद गोपाल शेट्टी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई। तो क्या इस तरह की बीजेपी की क्या योजना है कि यदि इस दौरान जो भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता या जो भी कोई संक्रमित होता है, प्रभावित होता है, तो उनका जीवन को कैसे चलाएंगे? ये आपके कार्यकर्ताओं के संदेश देने के लिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ।
नहीं, हमने बहुत कठोरता से सारे नेताओं को कहा है कि पूरा समाज अपना है, उसके लिए करना ही है, लेकिन कार्यकर्ता जिसके आधार पर पार्टी बनती है, सरकारें बनती है, उनके घर में 2 समय का खाना बनने की कोई दिक्कत है क्या? तो हजारों कार्यकर्ताओं के घर में महीना महीना चले ऐसे किट दिए गए कि जिस किट के माध्यम से उनके घर में कोई दिक्कत नहीं आई। व्यवसाय करने वाले कार्यकर्ताओं की पूछताछ चल रही है कि भाई अब 3 महीने हुए, सारा कारोबार बंद था, अब शुरू करना है, कुछ मदद चाहिए क्या? ऐसे चाहिए। और सबसे महत्व की बात, जो कोरोना से बाधित हुए उनके हॉस्पिटल का खर्चा करना, और दुर्भाग्य से जिनका देहांत हो रहा है उनके घर में 5 लाख रुपए देना। हमारा एक आपदा नाम का एक ट्रस्ट गत साल के बाढ़ के निमित्त हमने किया, और उसमें हम पैसा कलेक्ट करते रहते हैं। तो उसमें से ये निर्णय किया है कि हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर और डेथ के बाद उनके घर में जो बचे हुए लोग हैं उनको 5 लाख देना। और एक अलग विषय, परसों वो कसाब के केस में जो विटनेस था, वो अचानक रोड पर गिरा था, तो मोदी जी का फोन आया डायरेक्ट देवेंद्र जी को, तो उनके परिवार को भी दुर्भाग्य से उसकी भी डेथ हो गई, उनके परिवार को 10 लाख का चेक दिया। तो आपदा का प्रयत्न यह है कि कोरोना ही नहीं, कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जब भी कोई इस प्रकार का संकट आएगा, अभी कोकण में काफी चीजें भेज रहे हैं, तो ये सारे कार्यकर्ताओं के दिशा दर्शन बहुत कठोरता से दिया है कि इसमें कोई अपने को कमी पड़ना नहीं है। राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का तो दौर चलता ही रहता है। जैसे आपने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, लेकिन उनका भी एक आप आरोप है कि केंद्र सरकार से जो राज्य को मदद मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, केंद्र महाराष्ट्र के साथ भेदभाव कर रहा है। मैंने एक तो पहले ही फिगर बताया कि 28,000 करोड़ के इस 3 महीने में अनाज हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो, ये अन्य राज्यों के मजदूरों के व्यवस्था हो, इसके लिए 28,000, या महिलाओं के अकाउंट पर 500 रुपए डालना 3 महीने के लिए वगैरह वगैरह, ऐसे मिलकर महाराष्ट्र में 28,000 करोड़ रुपए आए। सबसे महत्व की बात, जो बार बार वो बोल रहे हैं कि जीएसटी का, उसमें मैं आधा मिनट आपको लूंगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल विषय है कि जीएसटी में 3 प्रकार के पैसे आते हैं। एक तो जिस दिन जीएसटी कलेक्ट हुआ उसी दिन रात्रि 12 बजे सॉफ्टवेयर ही केंद्र को 50% भेजता है, राज्यों को 50%, उसमें तो केंद्र ने देने का कोई विषय नहीं। फिर केंद्र ने मान्य किया जीएसटी लागू करते वक्त कि आने वाले 5 साल आप हर साल 14% ज्यादा टैक्स कर सकते थे, 14%। यह मानकर जिस साल में आपका कलेक्शन कम होगा तो केंद्र देगी, यानी जीएसटी काउंसिल देगी। जीएसटी काउंसिल कहां से देंगी? तो जीएसटी काउंसिल ऐसे कुछ चीजों पर टैक्स लगाएगी कि जिसका पोर्शन केंद्र को भी नहीं जाएगा और राज्य भी नहीं जाएगा, जीएसटी काउंसिल में। अब 3 महीने से धंधे ही बंद है, तो जीएसटी काउंसिल में पैसे नहीं बचे। तो वह जो था कि आपका शॉर्टफॉल केंद्र ने देना, यानी जीएसटी काउंसिल ने देना, वो रहा था, वह भी केंद्र ने दे दिया। जीएसटी काउंसिल को केंद्र ने 36,000 करोड़ का लोन दिया, बाद में देखा जाए, और जीएसटी काउंसिल ने वो जो शॉर्टफॉल है, प्रति साल 14% टैक्स बढ़ेगा या मानकर शॉर्टफॉल वो भी दिया। और सबसे महत्व की बात वो ध्यान में रखनी चाहिए कि सारे टैक्स का 42%, पहले कांग्रेस सरकार में 34% था, मोदी जी ने बढ़ाकर 42 गया, 42% राज्यों को वापस आता है, सारे टैक्स, अपना इनकम टैक्स, अपना एक्साइज वगैरह, 42%। तो वह बजट में विजुअलाइज किया होता है कि भाई आप लोग कितना कलेक्ट करेंगे और उसमें से 42% आपको मिलेगा। अप्रैल मई जून में कलेक्शन कुछ भी नहीं है, जो 100 रुपए आपने भेजा तो केंद्र ने 42 भेजना चाहिए, तो आपने कुछ भेजा नहीं है, फिर भी केंद्र ने 42% दिया, आपने किसी से दिया। तो इसके बाद भी यदि राज्य कहेगा कि वो जीएसटी का पैसा, तो गलत बात है। और मैं मानता हूं कि नया जो पैकेज आया, उस पैकेज में केंद्र सरकार ने राज्यों को 5% उनके सकल उत्पन्न का कर्जा लेने की परमिशन दी। हमने 5 साल बहुत घर जैसे चलाते हैं वैसे घर चलाने के कारण 25% जो टोटल सकल उत्पन्न का हम कर्जा निकाल सकते थे, 14% ही निकालते थे। तो उसमें जो बचा है अपनी क्षमता, और नया बढ़ाया केंद्र ने कि राज्य ज्यादा ले सकते लोन, उसमें से 1,65,000 करोड़
1,65,000 करोड़ लोन राज्य निकाल सकता है। बोलते कि निकालेंगे तो ब्याज कौन देगा? अरे ब्याज भी देना है केंद्र ने, आपको परमिशन दी कि भाई आप इतना, तो कर्जा निकालो। तो आप, केंद्र ने क्या दिया, केंद्र ने कहा, तो मैंने बड़ी लिस्ट पढ़ी, आप अपने तिजोरी से, आपके खजाने से कुछ पैसा निकालेंगे कि नहीं, और 10-20 लाख लोगों को कुछ पैकेज देंगे कि नहीं, कि आप बिजनेस शुरू करो, आपके कर्जे का ब्याज हम चुकाएंगे। अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो ये जो लगातार चल रहा है केंद्र केंद्र केंद्र, यानी मराठी में कहावत है, हिंदी में आप उसको कन्वर्ट करिए, आस्था है ना अंगन बोले, डांस करना नहीं आता तो कहते हैं कि ये ग्राउंड ही टेढ़ा है। तो आपको जब ये प्रशासन ये अपने बस की बात ही नहीं है, तो आपको हमेशा केंद्र 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 चलता है। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, आपके मराठी का। दादा, आरोप प्रत्यारोप के बीच एक और सवाल है आपसे कि देश में, पूरे देश में कोरोना है और आप देख रहे हैं कि 3 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में एक वर्चुअल रैली करने की कर रही है। अभी उन्होंने बंगाल में किया, अभी गडकरी जी ने किया, राजनाथ सिंह जी ने महाराष्ट्र में किया, अभी कल प्रदेश में बीजेपी में एक मीटिंग हुई आपकी कि केंद्र की 1 साल का सरकार का जो है उपलब्धियां बताने के लिए पूरे देश भर में रैली, वर्चुअल रैली होने वाली। तो क्या आपको लगता है कि कोरोना जैसी स्थिति में, जब हम पूरा देश संकट में, आर्थिक संकट में है, और आप लोग अपनी सरकार की उपलब्धियों के लिए रैली कर रहे हैं, कितना उचित मानते हैं इसको? कोरोना के लिए हम कुछ नहीं करते और रैली करते तो बराबर है। कोरोना के लिए केवल और केवल बीजेपी ने किया। महाराष्ट्र में शिवसेना रिपोर्ट दे कि कोरोना के लिए क्या किया एज अ पार्टी, राष्ट्रवादी दे दे, कांग्रेस दे दे। अभी मैंने आंकड़े पढ़े, यदि 2 करोड़ से भी ज्यादा, 2,87,00,000 लोगों को हम खाना दे चुके हैं, तो कोरोना के लिए जो हमारा कर्तव्य है, फेस कवर देना, सैनिटाइजर देना, फिर वो होम्योपैथी की गोलियां है वो देना, लाखों की तादाद में कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ 1 साल पूरे हुए उसका जश्न मना नहीं रहे, पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि मोदी जी ने कोरोना से संघर्ष कैसा किया, कि इस देश में जब पहला पेशेंट मिला तब पीपी किट हम बना नहीं रहे थे, रोज 3 लाख पीपी किट बना रहे, 3 लाख N95 बना रहे। ये बताने से क्या लोगों का कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। तो ये नहीं हर जगह हर चौक में ढोल बजाओ, पटाखे बजाओ, पेड़े बांटो, ऐसा नहीं कर रहे। तो कोरोना के लिए जो करना है वो करने के बाद यदि 1 साल में मोदी जी ने क्या किया और प्रमुख से कोरोना के क्या करे, वही बता रहे हैं। दादा, महाराष्ट्र में जैसा लोग बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में 2 सरकारें चल रही हैं, एक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में 3 दलों की सरकार, और एक देवेंद्र जी और चंद्रकांत पाटिल की पैरेलल सरकार जो राजभवन से सत्ता को कंट्रोल करना चाहती है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसे है कि कोई भी चीज अपने को अच्छी नहीं लगती तो गलत। ये जो यह महाविकास महाभकास आघाड़ी ने चला है ना, वो गलत है। राज्यपाल का कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्थान है। हम 5 साल थे, 10 बार गए कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी वाले, क्योंकि वो स्वाभाविक है ना लोकशाही में। जब सरकार से हम समाधानी नहीं होते तो हम राज्यपाल के पास जाएंगे, क्योंकि राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनली महाराष्ट्र का हेड है। मुझे बताओ कि विधानसभा और विधान परिषद में मेजोरिटी के आधार पर कानून करने के बाद भी राज्यपाल ने साइन नहीं किया तो कानून नहीं होता। तो ये आपको मान्य नहीं क्या? इसके बाद आप कानून भेजने वाले नहीं क्या साइन के लिए, और वो विदाउट साइनिंग ऑफ राज्यपाल करने वाले हो गया। महाराष्ट्र के सारे यूनिवर्सिटी के वो चीफ रहते, कुलपति रहते हैं। तो महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटी को पैसा देना इतना ही आप लोग का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आपको मान्य नहीं है क्या? तो मुझे लगता है कि राज्यपाल ये कॉन्स्टिट्यूशनली महाराष्ट्र के हेड है, हर राज्य के हेड है। आपको ये मान्य नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाओ, कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही लिखा है। अभी एक सवाल ऑपरेशन कमल को लेकर के है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसकी एक्सरसाइज शुरू है। ये ऑपरेशन कमल महाराष्ट्र में कब शुरू होगा? नहीं, ऐसे कोई प्रयत्न हमारा चल नहीं रहा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यह सरकार आपस के विसंवाद से गिरेगा। कब गिरेगा मालूम नहीं, क्योंकि मैंने ये कहा तो तुरंत ये कहते कहते बाहर ट्रोलिंग शुरू हो जाएगा कि ये इनको हमेशा सरकार बनाने की पड़ी है, सरकार बनाने की पड़ी है, सरकार न बनने से पागल हुए हैं। भाई ये वस्तु स्थिति में रख रहा हूँ, आपके प्रश्न पर रख रहा हूँ कि यह गिरेगी अपने
विसंवाद से। कल परसों ही थोरात जी जाकर मिले हैं उद्धव जी को, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कोई स्थान ही नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कांग्रेस को इस गवर्नमेंट में कुछ से नहीं है। राहुल गांधी ने कहा। तो ऐसे विसंवाद से जब गिरेगी तो पहले तो एक केओस निर्माण होगा, अनार्की निर्माण होगी, राष्ट्रपति राजवट लगेगा, फिर पर्यायों की चर्चा शुरू होगी। तो जब तक ये सरकार चले तो उनको तोड़ने का, उनको फोड़ने का हम प्रयत्न नहीं करेंगे, वो हमारा कल्चर नहीं है। एक महीना पहले आपका एक बयान आया था, ये सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि कांग्रेस के लोग नाराज हैं, सरकार से नाराज हैं। राहुल गांधी जी का भी बयान आया था कि सरकार के निर्णायक फैसलों में कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। आपने एक महीना पहले एक बयान दिया था कि कांग्रेस के 3 बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता बीजेपी में आने वाले, ये मुहूर्त कब निकलने वाला है? अभी कोरोना में थोड़ा ऐसा कोई निर्णय लेता है, समझो महाराष्ट्र में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अपने को कोई से नहीं है, अपने को सपोर्ट निकालना चाहिए, तो थोड़ा ये भीषण स्थिति में निकालेंगे लोग उनके आने वाले हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि वो कोरोना की ऐसी स्थिति में हम जाए तो लोग अच्छा नहीं कहेंगे, तो थोड़ा कोरोना कंट्रोल में आने दो, तो महाराष्ट्र का भी हो जाएगा और केंद्र का भी हो जाएगा। मैं आपको 6 महीना पहले ले चलता हूँ। अब मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति और कोरोना और आर्थिक संकट पर तो चर्चा हुई, हम आपको 6 महीना पहले ले जाना चाहता हूँ। आप लोग 30 साल तक साथ साथ रहे। आप लोग सैद्धांतिक रूप से, आइडियोलॉजी रूप से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना एक राजनीतिक पार्टी नहीं, एक परिवार था। इसके शिल्पकार प्रमोद जी थे। 2014 में भी आप अलग लड़े, लेकिन 1 महीने के बाद वापस आप आ गए। ऐसा कौन सा क्या बात हो गया, या भारतीय जनता पार्टी ने वो कौन सा वादा था जो शिवसेना के साथ नहीं निभाया, जिसके अनुसार उनको अलग होना पड़ा? और क्या ये सच्चाई है क्या कि हालांकि आपने कई बार इसका जवाब दिया, लेकिन चूंकि नवभारत के प्लेटफॉर्म पर पहली बार है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था क्या कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुझे 2 मिनट इसमें थोड़े अधिक दीजिए, क्योंकि इसकी स्पष्टता नवभारत के प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। मैं ये मानता ही हूँ कि अमित भाई जब लोकसभा के लिए शिवसेना के साथ समझौता करने के लिए आए, तो उन्होंने ये माना कि भाई 50-50 करेंगे। यानी क्या, तो 288 में से 144 आप लड़े, 144 हम लड़े। मैं ये मानता ही हूँ कि पावर शेयरिंग 50-50 करना, यानी क्या, तो मिनिस्ट्री में समझो 43 होते हैं, तो एक कम करके 42 हुए, तो अब दोनों को आधे आधे मिलने चाहिए। लेकिन यह अमित भाई ने नहीं माना था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री करें। उसमें क्या बात हुई थी? उसमें ऐसी बात हुई जैसे आप और मैं मिलते हैं और आप मुझे कहते हैं कि दादा वो आपके घर के बाजू में एक लैंड है, आप यूज नहीं करते, तो क्या मुझे देंगे? तो मैं क्या कहूंगा कि थोड़ा माता जी को पूछना पड़ेगा, बाद में देखते हैं। और बाद में आपने फॉलोअप लेने के बाद मैं ये कहता हूँ कि नहीं, माता जी को पूछा मैंने, माता जी ने कहा कि नहीं, ये पिताजी की लैंड है और नहीं देनी है। तो आपने मुझे कहा मेरा शर्त पकड़ना चाहिए कि आपने तो कहा था कि देखता हूं। तो अमित भाई ने कहा कि 2.5 साल वाले मुख्यमंत्री के बारे में देखते। देखते का अर्थ क्या होता है कि ना नहीं कहा, हाँ भी नहीं कहा। जब आपके 56 और बीजेपी के 105, तब 2.5 साल का मुख्यमंत्री कैसा हो सकता है? उन्होंने कहा हाँ भाई देखते देखते, बाद में देखते, अभी बहुत दूर है। इसका अर्थ है हाँ, दोनों पहले बातें तो हम मान ही लेते हैं और वो इम्प्लीमेंट भी हमने किए। 144 नहीं हुआ, मैंने स्वयं जाकर उद्धव जी को विनती की, भाई उद्धव जी हमारे सिटिंग ही 130 है, फिर एक 15-16 लोग हमारे और भी आए हैं और सहयोगी पक्ष हमारे हैं, उनको हमको देने हैं, तो आप जरा एक 10-15 सीट कम लो। उद्धव जी ने माना भी। फिर 124 वो लड़े और 164 हम लड़े। सरकार बनाने के लिए बैठते तो मिनिस्ट्री में आधा आधा हो सकता था। आप पढ़े 2.5 साल वाले में और कहते रहे कि अमित भाई ने कहा। तो जब यह चर्चा हुई कि भाई 2.5 साल के मुख्यमंत्री के बारे में, तो अमित भाई ने कहा कि बाद में देखते हैं, यदि आपके 80 आते, हमारे 120 आते, तो शायद यह विषय आ सकता था। 56 वाले पार्टी को 105 वाले पार्टी ये मुख्यमंत्री पद दे सकती है क्या? तो यह विषय आया और इस बार नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने ये राज ओपन किया है कि 2014 में भी 1 महीना हमारे साथ चर्चा करते कर इनका चल रहा था
कि क्या तभी बनने वाला था। तो ये इनका कोई तत्वज्ञान वगैरह नहीं है, मुख्यमंत्री पद चाहिए। और मैंने बाला साहब को शब्द दिया था, बड़ी बड़ी क्लिप चलती है कि बाला साहब ने पवार साहब पर क्या कहा, बड़ी बड़ी क्लिप चलती है उद्धव जी ने क्या कहा। परभणी एक सभा में उद्धव जी ने तो गालियां दी है कि कुछ भी खाने वाले लोग हैं। तो वो सारा छोड़कर मुख्यमंत्री, तो मुझे लगता है कि, और वो मुख्यमंत्री विषय को लेकर भी कभी बैठना नहीं हुआ, उस पर विश्वास रखो। इस सारे में मैं बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन करता हूँ। एक बार भी बैठकर, भाई बैठो तो चर्चा हो जाए। एक बार भी बैठक नहीं हुई। भाऊबीज के दिन एक बैठक तय हुई, मैं पुणे में था, मैं हेलीकॉप्टर लेकर मुंबई पहुंचा। मैं पहुंचते पहुंचते मैसेज आया कि नहीं बैठना नहीं है। उस दिन भी बैठना नहीं हुआ, बाद में महीना भर भी बैठना नहीं हुआ। तो चर्चा नहीं, विमर्श नहीं, आपको उन्होंने दिया तो आप भागे। इसमें बीजेपी का क्या दोष है? अब दादा, मेरा अंतिम सवाल है, एक प्रश्न में आपसे दो उत्तर चाहिए। प्रश्न एक ऐसा है कि आप सबसे बड़े दल हैं, 105 विधायक हैं और 10 आपके आमदार सपोर्ट में, 115 सीट तो विधायक तो आपके साथ हैं। तो क्या इतनी बड़ा दल होने के बाद आप सरकार से बाहर हैं, इसका आपको दुख नहीं होता? और दूसरा उत्तर ये चाहिए कि राजनीति में कोई कभी दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं होता। जिसके साथ आप 30 साल रहे वो आपका दुश्मन हो गया, और जो लोग जिनके खिलाफ उन्होंने 30 साल तक पॉलिटिक्स की वो आज मित्र हो गए। तो भविष्य में ऐसी कोई संभावना है क्या कि आपकी गलतियां या वो गलतियां सुधार हो और फिर वापस आप लोग एक साथ आए? पहला जो सवाल आपका है, उसमें दुख सरकार में नहीं, इसका नहीं होता, दुख धोखे का होता है। धोखा दिया गया, साथ में लड़े, 161 जगह मिली, इंडिपेंडेंट लेकर 184 हुई, इट्स सो ह्यूज मेजोरिटी, और सरकार नहीं बनी, इसका दुख होता है। सरकार में हमने, इसका दुख नहीं है, सरकार में हम कोई नहीं थे। 14 से 19 में मुख्यमंत्री बना, पहली बार महाराष्ट्र में बना। तो और केंद्र में सरकार है, राष्ट्रपति बीजेपी का है, उपराष्ट्रपति बीजेपी का है, 12 राज्यों में सरकार है और 3 राज्यों में अभी बाद में आई। तो महाराष्ट्र में नहीं, इसका दुख नहीं, धोखे का दुख है। इस धोखे का जो स्क्रैच है वो हमारे सबके मन पर है। और फिर धोखे के बाद 6 महीने में जिस प्रकार हर चीज कैंसल, हर चीज कैंसल। अरे भाई लोकोपयोगी है भाई, समझो शेड्यूल्ड ट्राइब आदिवासी विद्यार्थियों को 25,000 की संख्या में हम अच्छे स्कूल में एडमिशन देने का निर्णय किया, उसको कैंसिल। उसको क्या कैंसिल? अरे भाई आदिवासी विद्यार्थी को नुकसान कर रहे हो। गांवों में डायरेक्ट सरपंच का इलेक्शन, सारे सरपंच बोल रहे हैं कि वैसा ही चाहिए, कैंसिल। फिर जलयुक्त, इतना बड़ा कोरोना चल रहा है लेकिन मई महीने में महाराष्ट्र में कहीं भी टैंकर भेजने नहीं पड़े क्योंकि पानी का दुर्भिक्ष नहीं था, बिकॉज ऑफ जलयुक्त शिवार। सब मानते, सब साइंटिस्ट मानते, कैंसिल। तो केवल धोखा नहीं हुआ, 6 महीने में जहां जहां बीजेपी को जलील कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, ठोक सकते हैं, उतना सारा प्रयत्न जो अनसाइंटिफिक मेजोरिटी से उन्होंने किया है। फिर भी आपने जो दूसरा मुद्दा उठाया कि पॉलिटिक्स में क्या व्यक्ति जीवन में चलता है ना, जैसे किसी के घर में झगड़ा हुआ, और झगड़े के बाद 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल के बाद भी इकट्ठा आना होता है। अभी कोई संभावना दिखती नहीं। और पॉलिटिक्स में एक रात्रि में सारा बदल जाता है। तो आज इस क्षण में ऐसा कोई संवाद शिवसेना की ओर से नहीं चल रहा है कि भाई चलो 6 महीने हुए, हम तंग आए हैं राष्ट्रवादी और सारे कांग्रेस से, फिर से हम इकट्ठा आए। ऐसा विषय शिवसेना की ओर से आया नहीं है। हम इस प्रकार के विषय को छेड़ नहीं रहे हैं। हम विरोधी पक्ष के नाते बहुत भरकस काम कर रहे हैं। यदि महाराष्ट्र की भविष्य में होगा कि भाई देवेंद्र जी सरकार बहुत इफिशिएंट थी और उसको फिर से लाना है, तो हो जाएगा। हम तो आपने कहा कि हम अभी तो तत्काल कुछ उम्मीद नहीं दिखती रही, लेकिन हम तो दुनिया उम्मीद पर जिंदा है। हम तो उम्मीद करते हैं कि आप सरकार में आएंगे, वही आप पुरानी पोजीशन में होंगे, वही दादा होंगे सरकार के संकट मोचक। हम चर्चा सत्र समाप्त करें उसके पहले एक और प्रश्न है, मुख्यमंत्री राहत कोष और पीएम केयर कोष को लेकर के, इसको लेकर के काफी विवाद चल रहा है कि आप लोग प्रधानमंत्री कोष के लिए काम कर रहे हैं जबकि महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर कोष बना हुआ राहत कोष। इसके बारे में मैं आपका सफाई चाहता हूँ। हम भारत के पंतप्रधान के कोष में भेज रहे हैं या पाकिस्तान के पंतप्रधान के कोष?
भारत के पंतप्रधान के कोष में भेज रहे हैं कि जिससे ये इतनी सारी चीजें आई ना नीचे। लेकिन कार्यकर्ताओं को हमने यह सूचना दी, जैसे मैंने हमारे आपदा कोष में 2 लाख का चेक डाला, फिर मैंने पीएम केयर में 2 लाख का चेक भेजा, फिर मैंने सीएम केयर में भी 51,000 का चेक भेजा। फिर मैं एक शादी में गया था परसों, वो सोशल डिस्टेंसिंग से थे, सिर्फ 10 लोग थे, तो उन्होंने कहा कि शादी का खर्चा बच गया, हमको 1 लाख देना है। मैंने कहा 2 टुकड़े करो, 50,000 तो पीएम केयर में, 50,000 रुपए तो सीएम केयर में। मैंने लिखवाई चेक। तो ये हमको नहीं, पीएम केयर में वो क्या कर रहे हैं वो मालूम है, आप सीएम केयर में क्या कर रहे हैं बताओ ना। 700 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए, तो क्या नेक्स्ट कोरोना के लिए बचा के रखे है क्या? 700 करोड़ खर्चा करो भाई, पैकेज दो, फिर लोगों को अच्छी आरोग्य सुविधा मिले, खर्च करो। 1,000 एम्बुलेंस खर्च करो, फिर 1,000 ड्राइवर बुक करो, 1 साल का पगार उनको एडवांस दे दो। मुंबई के हर व्यक्ति को एक तसल्ली दे दो कि भाई चिंता मत करो, ये तो बढ़ते जाएगा, लेकिन हम है ना, हॉस्पिटल है। आपने 27 करोड़ रुपए खर्चा करके बांद्रा में टेम्पररी हॉस्पिटल बना, उड़ गए तूफान में। सामने रिलायंस का हॉल है जिसमें 3,000 बेड बैठते, तो मोदी जी की सभा हुई थी, इतना बड़ा हॉल है, आप भी जानते, तो वो नहीं आपने लिया, क्योंकि आपको 27 करोड़ का बना खड़ा करके अपने किसी को काम देने था। हाँ, आज मुंबई में 56,000 सदनिका फ्लैट माड़ा के खाली है, वो लो ना भाई, ये 27 करोड़ का क्यों खड़ा किया? तो सीएम केयर में 700 करोड़ भी बचे कलेक्ट हुए भाई, उसको खर्चा करो। दादा, आपसे जाते जाते बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन समय की मर्यादा है, लेकिन एक सवाल और जाते जाते पूछूंगा। वो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो आपके जो कार्यकर्ता है और नेता है, कि पहले की भारतीय जनता पार्टी और इस समय के भारतीय जनता पार्टी में काफी बदलाव आया है। आप लोग जब भी कोई पद देने की बात आती है, चाहे एमएलसी हुआ, राज्यसभा हुआ, तो जो आपके कैडर के लोग हैं, जो पुराने लॉयलिस्ट जिसको बोलते हैं, काम करने की वजह, आप लोग बाहरी लोगों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इसकी वजह मैं जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा भारतीय जनता पार्टी में बदलाव कैसे आया? जैसे था विधानसभा में 164 सीटें हम लड़े, 130 130 ब्रांडेड बीजेपी कार्यकर्ता लड़े, 34 बाहर के लड़े, हर्षवर्धन पाटिल, राणा जगदीश सिंह वगैरह वगैरह। ऐसा है कि बीजेपी कोई भजन मंडली नहीं है ना, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। सरकार न बने तो भी चले, हम अपने कार्यकर्ताओं की लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता ना। उसमें से भी जो जीत सकते हैं, ऐसे 130 कार्यकर्ताओं को दिया, 34 को नहीं दिया। अभी 4 विधान परिषद दिए, एक दी प्रवीण दत्त के, बचपन से संघ का स्वयंसेवक, काफी साल से कॉर्पोरेटर, नागपुर का मेयर, अभी नागपुर का अध्यक्ष, ऐसे प्रवीण दत्त को हमने दिया। फिर यार रमेश कराड़, अब भी लातूर जिला के हमारे अध्यक्ष, उनको दिया। फिर तीसरा गोपीचंद पडळकर, वो बीच में लोकसभा लड़ने के लिए वंचित के साथ गया, फिर आया, वो विषय छोड़ो, लगभग 15-20 साल से पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो फिर 4 में से एक दी रंजीत मोहिते को। क्यों दी? तो रंजीत मोहिते यानी विजय सिंह मोहिते के कारण हम माढ़ा जीते। माढ़ा जितना आसान नहीं था, हाँ, तो माढ़ा जीते, माळशिरस जीते, फिर सोलापुर जिला परिषद जीते। तो एक कमिटमेंट थी कि भाई आपके लड़कियों को हम विधान परिषद लागे। तो 4 में से 3 गई कार्यकर्ताओं को, 1 गई बाहर को। तो इसमें कार्यकर्ताओं को नाराज होने की आवश्यकता नहीं, लोग नाराज होते हैं तो उनको हम समझाते। दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चर्चा सत्र में आपने हिस्सा लिया और काफी समय दिया, इसके लिए मैं वापस धन्यवाद करता हूं। और सत्र का समापन करूं इसके पहले मैं नवभारत के संदर्भ में एक जानकारी देना चाहता हूं कि आपको पता ही है, नवभारत लंबे समय से महाराष्ट्र में हिंदी का नंबर 1 अखबार है। अभी वर्तमान में एक रेटिंग आई है अखबारों को लेकर के, जो सर्कुलेशन को लेकर के एक रेटिंग होती है, तो उसमें नवभारत जो है महाराष्ट्र का नंबर 1 अखबार फिर वो अपना स्थान प्राप्त किए हुए है। और हमारे जो 6 एडिशन है, मुंबई, पुणे और नासिक, और विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर, अमरावती, और मराठी का नौराष्ट्र, मुंबई, पुणे और नागपुर। और मैं चाहूंगा कि हमारा ये अखबार नंबर 1 है महाराष्ट्र में। और आप भी मुंबई जब भी आते हैं तो नवभारत जरूर पढ़ते हैं। मैं जब भी आपके दफ्तर गया हूँ, नवभारत रहता है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे नवभारत के पाठकों को और नवभारत के दर्शकों को 2 शब्द कहें। नवभारत हिंदी में ही नहीं, सभी भाषाओं में, लेकिन हिंदी में इसका रीच बहुत है। जैसा भी बताया कि क्रमांक 1 है, ये बहुत बड़ा अखबार है। और नवभारत ने कभी भी किसी एक पार्टी के ओर अपना झुकाव नहीं किया। हमेशा वो एवरी पार्टी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अस,
हर पार्टी हमसे उसी अंतर पर है, ऐसा उनका व्यवहार रहा। कभी उन पर कांग्रेस का अखबार या बीजेपी का अखबार ऐसा सिक्का नहीं पड़ा। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ये और बढ़े, हमारी ओर से भी थोड़ी गलती होती है कि हम मराठी अखबारों में जितना जाते हैं उतना हिंदी अखबार में जाते नहीं है। तो चलो इस निमित्त ध्यान में आई हमारी गलती। तो पहले तो कोरोना कंट्रोल में आने के बाद जब नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगा तो मैं आपके ऑफिस में कॉफी पीने के लिए आऊंगा। खूब खूब शुभेच्छा आपको। धन्यवाद दादा, धन्यवाद, आप हमारे साथ आए, अच्छी चर्चा हुई, धन्यवाद।